हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है कि जो सीटी से नेगेटिव मार्किंग का जो ऑप्शन था वो हटा दिया है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से करें और एक उत्साह के साथ तैयारी करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दी गई है। तो आपके लिए एक सुकून की खबर है। तो आज डे 9 है और आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके की हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये हमारा सवाल है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है छोटा नागपुर, फिर दक्कन, फिर है दंडकारण्य और एक है शिलोंग पठार। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है, कि जो आपके एक तो हिमालय वाला पूरा ऊपर हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद बीच में कुछ पठार है, ठीक है। जैसे हमने छोटा नागपुर पठार भी पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, दंडकारण्य पठार है वो भी हम देख चुके हैं। और ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पठार है उसका नाम है आपके ये दक्कन ट्रेप, जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं। बेसिकली इसका जो मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा हिस्सा है, फिर है कर्नाटक में, कुछ हिस्सा इसका एमपी के अंदर भी है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का ये सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, ठीक है। शिलोंग पठार ऑप्शन में था, ठीक है। शिलोंग पठार एक ऑप्शन में था। शिलोंग पठार कहाँ पे है? शिलोंग पठार तो यहाँ पे है। जो आपके खासी, गारो, जयंतिया तीन जनजातियां रहती है मेघालय के अंदर, ठीक है, वहां पे है शिलोंग पठार। छोटा नागपुर की लोकेशन मैंने आपको बताई दी, ठीक है। छोटा नागपुर कहाँ पे है? ये बेसिकली वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का पार्ट है। और फिर है एक दंडकारण्य पठार, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से असंगत है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति पूछी है, कि चार राष्ट्रीय उद्यान है और उनकी अवस्थिति पूछी है। सबसे पहले है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है ये। फिर है नेओरा वैली। नेओरा वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो वेस्ट बंगाल में है, ये भी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में है। हमसे पूछा है असंगत, ठीक है, असंगत हमसे पूछा है। उसके बाद है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है सिरोही। अब आप सोचोगे कि सर सिरोही तो राजस्थान में है, पर आप राजस्थान जीके पढ़ते हो, सिरोही अभ्यारण्य कहीं पे या राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना है क्या राजस्थान के बारे में? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। सिरोही जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। ये राजस्थान में सिरोही एक जिला है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में, सिरोही नाम से। तो ये हमने चार राष्ट्रीय उद्यान और उनकी अवस्थिति देखी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पे पूछा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके टिहरी। टिहरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में एक जिला है टिहरी, वहां पे ये बांध है, टिहरी बांध, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। यदि हम बात करें टिहरी बांध के बारे में, तो यहाँ पे टिहरी डैम है, ये उत्तराखंड है, और यहाँ पे टिहरी डैम है। और ये डैम है आपके जो भागीरथी भागीरथी नदी है उसके ऊपर ये बना हुआ है। भागीरथी जो नदी है उसके बारे में मैंने आपको बताया, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपके गंगा। गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, गढ़वाल जो हिमालय वहां से गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। गंगा को पहले क्या बोला जाता है? भागीरथी नदी। उसके बाद एक जगह आती है जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी, जो भागीरथी नदी है, ये दोनों जब देवप्रयाग में मिलती है उसके बाद इसका नाम क्या होता है? गंगा, ठीक है। और ये डैम कहाँ पे है? ये है भागीरथी नदी पे। कौन सा? टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम। उसके बाद जो चार अन्य बांध थे जिनकी हम बात करें, एक ऑप्शन में है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? ये है
नर्मदा नदी पे और गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद एक है हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ पे है? ये है ओडिशा में और ये महानदी पर अवस्थित है। और एक बांध और हमने देखा इसमें, भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल ये रहा हमारा, ठीक है। भाखड़ा नागल कहाँ पे है? ये हिमाचल में सतलज नदी पे है। तो ये हमने 4 बांध और उनकी अवस्थिति देखी। अगला सवाल, पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के किन 2 प्रमुख नगरों को जोड़ता है? सबसे पहले पूर्व पश्चिम गलियारा है क्या? जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है, नेशनल हाईवे की जो पॉलिसी है, उसके तहत भारत में एक तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनाई गई है कि देश के 4 महानगरों को जोड़ा गया है। उसके बाद एक तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और एक उत्तर से लेकर दक्षिण कॉरिडोर नेशनल हाईवे का जाल बिछाया गया है। तो हमसे पूछा है पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के किन 2 प्रमुख नगरों को जोड़ता है? अच्छा सवाल है। थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया नेशनल हाईवे जो पॉलिसी है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसके तहत एक तो हमने 4 शहरों को जोड़ा। देखिए, दिल्ली महानगर, ठीक है, एक हो गया आपके मुंबई और एक हो गया चेन्नई, ठीक है, और एक हो गया कोलकाता। तो ये जो 4 जो नगर जोड़ते हैं, इसको तो हम बोलते हैं स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना नेशनल हाईवे पॉलिसी के तहत ही देश के 4 महानगरों को जोड़ा गया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किन 2 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है? तो देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा है एक आसाम में एक जगह है, असम में, जिसका नाम है सिलचर, ठीक है, जो आपके लोअर आसाम है। आसाम के 3 पार्ट है, ठीक है। आसाम का ये जो वेस्ट बंगाल के साइड में जो पार्ट है ये है सिलचर। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर से लेके, ये स्टार्ट होता है ये गलियारा। और ये गलियारा देखिए आप, ये है गुजरात में एक जगह पोरबंदर। तो पोरबंदर यानी कहां पे है? गुजरात। इन 2 शहरों को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। एक बात तो ये हो गई। तो हमारे सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा सिलचर से पोरबंदर। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। अब मैं बात करूं, मैंने आपको स्वर्ण चतुर्भुज भी बता दिया। अब हम बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण का जो गलियारा है। तो देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा भी पूछ सकते हैं। ये स्टार्ट होता है श्रीनगर, उत्तर में है श्रीनगर, श्रीनगर से ये स्टार्ट होता है और ये आपको आपके जोड़ता है किन शहर को? यहाँ पे है आपके कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये पूरा भारत में, और ये जो सड़क है ये आती है, ये हाईवे ऐसे आते हुए आपके फिर इधर जो कर्नाटक का हिस्सा है मुंबई से होते हुए, और यहाँ पे फिर ये आती हुई कोच्चि के पास, और फिर ये कन्याकुमारी तक आता है। तो उत्तर से दक्षिण जोड़ता है कश्मीर से वो आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूर्व पश्चिम जोड़ता है आपके पूर्व में सिलचर है आसाम में, और पोरबंदर गुजरात में, इनको जोड़ता है। स्वर्ण चतुर्भुज मैंने आपको बता दिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का ये हिस्सा है, तीनों पार्ट। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल है कपास की फसल के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मैंने आपको बताया जो सत्य, असत्य, असंगत, इन शब्दों को गौर से पढ़ा करो। कपास की फसल से रिलेटेड पूछा है कि कपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कपास के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। अगला सवाल है अमेरिकन कपास को उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। चौथा सवाल है कपास पर फूल आने के समय आकाश का बादल रहित होना आवश्यक है। ये हमारे 4 स्टेटमेंट है। तो देखिए, कपास की यदि हम बात करें तो कपास से रिलेटेड जो हमारा इलाका है राजस्थान का, जिसमें मुख्यतः श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ या जैसे आपके बीकानेर का बेल्ट है, हमारी साइड में जो कपास है उसको नरमा बोला जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग है हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कपास जो अमेरिकी कपास है उसको नरमा बोला जाता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद कपास पर फूल आने के लिए आकाश का बादल रहित होना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कपास है उसमें एक तो पाला रहित आपके 200 दिन पाला रहित चाहिए,
दूसरा, कपास को चमकीली धूप चाहिए और बादल रहित जो फूल आने के लिए ये टेम्परेचर चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कपास के लिए तापमान है आदर्श तापमान, वो भी लगभग 20 से 25 डिग्री, 21 से 25 डिग्री का तापमान चाहिए, तो ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट है कपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कपास शीतोष्ण नहीं, कपास है वो उष्ण कटिबंधीय फसल है, तो ये स्टेटमेंट है ये राइट हो जाएगा और आंसर भी यही हो जाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, कपास को चाहिए काली और रेगुड़ मिट्टी, कपास की फसल के लिए चाहिए। ठीक है, और कपास की यदि हम बात करें किस्मों की, तो एक आप देख लीजिए अजीत 177 है, एक आपके आशा, ठीक है, और यदि नाम आ जाए एक CISR की है 2, ठीक है, और एक RCH जिनके नाम आ जाए और आगे 1 2 3 ऐसे आ जाए, वो सारी क्या है, मुख्यतः कपास की फसलें हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं, ये क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, और खरीफ की फसल है कपास एक, ये भी याद रख लीजिए, खरीफ की फसल है। ठीक है, उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन बंबई से ठाणे के बीच में किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डलहौजी। डलहौजी को क्या बोला जाता है? भारत में रेल का जनक किसको बोला जाता है? डलहौजी को। ठीक है, 1853 में क्या है, ये रेल लाइन है वो बिछाई गई मुंबई से ठाणे के बीच में। डलहौजी की बात करें हम, तो डलहौजी को हम, एक तो इन्होंने क्या नया डाकघर एक्ट लेके आए, पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम भी लेके आए, और भारत में पहला जो डाक टिकट है, पहला डाक टिकट वो इनके टाइम पे ही जारी हुआ, डाक टिकट जारी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत में पहला सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको PWD विभाग बोलते हैं, वो भी इनके टाइम पे ही चालू हुआ। ठीक है, भारत में फर्स्ट PWD। और एक है डलहौजी का, डलहौजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप पॉलिसी। ठीक है, जो राज्य अधिग्रहण की नीति थी वो भी डलहौजी की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य थे, अंग्रेज सोचते थे कि हम राज्य है उनको अधिग्रहण कर लेंगे। पहले स्टार्ट में जो रियासतें थी उनसे संधियां करी कि पड़ोसी आप पे अटैक करेगा तो हम सेना देंगे। धीरे धीरे क्या है, राज्यों का अधिग्रहण करने लग गए, और जो पेशवा या राजा थे उनको पेंशन देके अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जिसको राज्य अधिग्रहण नीति बोलते हैं, वो भी क्या है, डलहौजी के टाइम की है। तो ये हमने डलहौजी से रिलेटेड फैक्ट देखे। भारत में रेल का जनक बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? पहला यूरोपीय अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, तो आप A.O. ह्यूम है, इसको देख के राइट आंसर मत कर देना, क्योंकि स्थापना किसने करी है? A.O. ह्यूम ने 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने करी? 1885 में A.O. ह्यूम ने। पर हमें पूछा है पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यानी कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे हैं उनमें पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, ये बेसिकली सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले है, 1888 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में। इसमें क्या है, ये अध्यक्ष चुने गए थे। फर्स्ट अध्यक्ष जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ 1885 में मुंबई में, जिसको बंबई बोलते थे उस टाइम पे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो क्या थे, पहले अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जॉर्ज यूले है वो पहला यूरोपीय अध्यक्ष था। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो पहला यूरोपीय अध्यक्ष था ये जॉर्ज यूले। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटनाक्रम हुआ? पहला है कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, जी नहीं, गलत है ये। उसके बाद है सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, गलत। मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता हुआ, बिल्कुल सही। 1916 में जो लखनऊ में
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी थी आर सी मजूमदार, ठीक है। इन्होंने क्या है वो सॉरी अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने अध्यक्षता करी लखनऊ अधिवेशन की। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन और तुर्की में युद्ध हुआ। युद्ध के बाद क्या हुआ, मुस्लिम था वो मुस्लिम लीग है वो ब्रिटिश विरोधी हो गई और उन्होंने ब्रिटिश विरोध का मुखर एक तरह से क्या किया, अभिव्यक्ति दी। उसके बाद हुआ लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, जो आपके बाल गंगाधर तिलक है इनकी मध्यस्थता से मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हुआ, समझौता हुआ। और ये क्या है कि भारत में इसको एक तरह से बड़े स्तर पे लिया जाता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक यहाँ पे बना लखनऊ अधिवेशन, जिसमें 1916 में क्या हुआ, ब्रिटिश विरोध हुआ। ब्रिटेन और तुर्की का युद्ध है, उसके बाद मुस्लिमों में असंतोष की भावना आई और फिर क्या है, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। एक इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटना है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार है वो कांग्रेस के क्या थे, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है? यानी महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है किसकी मृत्यु पर कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया है, ये किसके विषय में कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस वक्त इनकी अंग्रेजों की लाठियों से ये शहीद हो गए थे देश के लिए। तो लाला लाजपत राय जी जब लाहौर में अंग्रेजों की लाठियां खा रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में, उस वक्त इनकी मृत्यु हुई और गांधी जी ने इनके विषय में कहा कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा है वो डूब गया है। लाला लाजपत राय जी की एक अंग्रेजी में इनका जो अखबार है जिसका नाम है द पीपल, ये भी आप याद रख लेना। उसके अलावा एक इनकी पंजाबी, इनके समाचार पत्र एक पंजाबी और एक वंदे मातरम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। अगला सवाल, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये हमारा सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो इन्होंने जहाज में ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज। बेसिकली ये बुक थी गुजराती में और इसका जो अनुवाद है वो उन्होंने किया हिंद स्वराज के रूप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन है, महात्मा गांधी जी। अगला सवाल, अगला सवाल है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का सवाल है। सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल देखते ही आपको चक्कर आएंगे पर सवाल बहुत इजी है, आप चुटकियों में इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए यहां पूछा है बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया संपन्न नहीं करता, इस स्थिति में जीएनपी और जीडीपी के बीच का संबंध होगा। आपको सवाल में लगभग 90% तो हिंट दे ही दिया कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जब हम विश्व के जो बाकी देश है यानी भारत मान लीजिए किसी से आयात और निर्यात नहीं करे, विश्व से कोई संपर्क ही नहीं रखे व्यापारिक स्तर का, तो उसको हम बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई देश बंद अर्थव्यवस्था है? मतलब उत्तर कोरिया के लिए बोला जाता है कुछ हद तक, पर कोई भी देश है उसके पास सारे संसाधन नहीं होते, उसको कुछ ना कुछ चीज आयात करनी पड़ती है, तो बिना आयात के काम नहीं चल सकता आज के टाइम पे। भारत ने भी एलपीजी मॉडल अपनाया 91 के टाइम पे, तो उसमें यही था कि हम जो विश्व के अलग अलग देश है उनसे हम व्यापारिक संबंध स्थापित करें, हम निर्यात करें, हम आयात करें। तो ऐसा बंद अर्थव्यवस्था के लिए पूछा है कि क्लोज इकोनॉमी में बता दिया आपको डेफिनेशन में पूरा कि एक जो विश्व है वो एक देश है वो विश्व के अन्य देशों के साथ क्या है, व्यापारिक संबंध नहीं रखता। तो उसमें पूछा है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध होगा, जीडीपी और जीएनपी। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जीडीपी क्या होता है। किसी एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग क्या है, जीडीपी। अब जीडीपी में यह तो नहीं देखा जाता कि उत्पादन कौन कर रहा है, यहां उत्पादन कहां हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो जीडीपी क्या है कि उत्पादन कोई भी करे, एक देश की बाउंड्री के अंदर हो,
और जीएनपी क्या होता है, जब डोमेस्टिक यानी डी का मतलब होता है डोमेस्टिक घरेलू, हम घरेलू से राष्ट्रीय निकालते हैं, नेशनल राष्ट्रीय, तब हम जीएनपी निकालते हैं। और राष्ट्रीय क्यों निकालते हैं, घरेलू आय से राष्ट्रीय क्यों निकालते हैं, कि जो विदेशी साधन भारत में व्यापार कर रहे हैं, विदेशी साधन भारत में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वो अपना पैसा लेके चले जाएंगे। वो लेके चले जाएंगे तो हमारे पास जीडीपी में से हम क्या घटाते हैं, एनएफआईए, मैंने आपको बताया था कि विदेशी साधन अपना सारा पैसा ले जाएंगे और भारतीय साधन जो विदेशों में पैसा कमा रहे हैं वो भारत में पैसा लेके आएंगे। तो जीएनपी निकालने के लिए हम क्या करते थे, एनएफआईए को इसमें जीडीपी में जोड़ते थे कि भाई भारत का कितना नेट पैसा है वो हमें जोड़ना है। अब बात कर रहा है यहाँ पे बंद अर्थव्यवस्था की, तो बंद अर्थव्यवस्था में ना तो भारत क्या करेगा, निर्यात, ना करेगा भारत आयात, ना भारत में कोई विदेशी कंपनियां रहेगी, ना भारतीय कोई विदेशों में कमाने जाएंगे। मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था है, भारत का किसी के साथ संपर्क नहीं है। तो जीडीपी और जीएनपी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि जितना जीडीपी होगा उतना ही जीएनपी होगा, हमें ना कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी और जीडीपी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा है। ठीक है, अगला सवाल, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसको जारी कौन करता है। अच्छा सवाल है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सतत विकास समाधान नेटवर्क है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SSDN। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क सतत विकास समाधान नेटवर्क है, वो सतत विकास रिपोर्ट है वो जारी करता है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है। देखिए, राजकोषीय नीति में सरकार की एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां, एक होती है सार्वजनिक जो आपकी प्राप्तियां। अब राजस्व में क्या होता है कि राजस्व प्राप्तियों में यह होता है कि ना तो सरकार, देखिए राजस्व प्राप्तियां, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, जिसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्यों निकाली जाती है, जब हम राजकोषीय घाटे, प्राथमिक घाटे, बजट घाटे, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तब। अब देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, जिनसे सरकार को ना तो कोई असेट यानी परिसंपत्तियां कम करनी पड़े, ना तो कोई असेट बेचना पड़े, या सरकार कोई नई लाइबिलिटी सरकार के ऊपर ना आए, उनको हम क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियां। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, सरकार को टैक्स के रूप में पैसे मिले, कर के रूप में पैसे मिले, ठीक है, कर जो प्राप्ति है उसके रूप में पैसे आए, तो ना तो सरकार को कुछ बेचना पड़ा यानी कुछ असेट अपनी कम भी नहीं करनी पड़ी, ना सरकार के कोई लाइबिलिटी यानी उत्तरदायित्व आया, उसको क्या बोलते हैं, ऐसी प्राप्तियों को बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। और ये राजस्व प्राप्तियां दो टाइप की होती है, एक होती है कर राजस्व, एक होती है गैर कर राजस्व, नॉन कर रिसीट। भाई सरकार को पैसा कहां से आता है, मुख्यतः दो चीजों से आता है, या तो राजस्व प्राप्तियों से या पूंजीगत प्राप्तियों से। पूंजीगत प्राप्तियां होती है जिनके कारण सरकार को या तो अपनी संपत्तियां कम करनी पड़ती है या फिर सरकार को नई देयताएं बढ़ानी पड़ती है। जैसे सरकार ने मान लीजिए कोई डिसइन्वेस्टमेंट, आपने नाम सुना होगा विनिवेश, सरकार ने मान लीजिए LIC जैसे हम सुनते हैं कि बेचा, बेचने का मतलब सरकार ने अपने शेयर है वो कम कर दिए, अब उससे सरकार को जो पैसा आएगा वो है पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि सरकार की असेट कम हुई है। या फिर सरकार ने ले लिया लोन, भाई लोन विदेशों से लोन ले लिया या फिर बाहर से लोन ले लिया या भारत में ही लोन ले लिया, लोन लेने से क्या है, ऋण लेने से आपकी देयता बढ़ गई। तो ऐसी प्राप्तियां जिनसे जब पैसे आते हैं या तो असेट यानी परिसंपत्ति को कम करना पड़े या फिर देयता को बढ़ाना पड़े, उनको बोला जाता है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनमें सरकार को कोई असेट यानी परिसंपत्तियां कम करनी नहीं पड़ती, कुछ बेचना नहीं पड़ता, ना सरकार की कोई देयता बढ़ती है। ठीक है, जैसे कर राजस्व है, सरकार को कर प्राप्त होता है, कर दो टाइप से, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
उसके अलावा गैर कर राजस्व जैसे कोई फीस है, कोई जुर्माना है, कोई फाइन है, सरकार की जो कंपनीज है, सरकारी सार्वजनिक कंपनी, उनमें सरकार को लाभांश प्राप्त हो रहा है, वो सारे क्या है, गैर कर राजस्व है। हमें पूछा है सरकारी राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है, तो इसमें आयकर क्या है, आयकर कर राजस्व है। ब्याज प्राप्तियां क्या है, गैर कर राजस्व है। भाई सरकार ने भी तो किसी को लोन दे रखा है, अब सरकार ने जिनको ऋण दे रखा है उनसे सरकार को ब्याज प्राप्त हो रहा है। ब्याज प्राप्त होने से ना तो सरकार कोई संपत्ति बेच रही, ना सरकार कोई दायित्व बढ़ा रही, ये क्या है, गैर कर राजस्व है, तो ये भी राजस्व प्राप्तियों का भाग है। उसके बाद है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण यदि सरकार लेती है तो सरकार की क्या है, देयता बढ़ती है, पैसा तो आता है, उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी ऋण। विदेशी ऋण क्या है, सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है, ना कि राजस्व प्राप्ति। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। हमें पूछा है असंगत, कुछ इंपॉर्टेंट समिति दी गई है, उससे रिलेटेड जो उनके कार्य हैं वो बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले है केलकर समिति। केलकर समिति कर सुधार से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। कैसे कै, केलकर का संबंध किससे है, कर से, लास्ट में कर आगे कर, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति है ग्रामीण बैंक संरचना सुधार से रिलेटेड, जो आप सुनते हैं रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज, इनमें जो संरचना है उनमें सुधार के लिए आई थी दांतेवाला समिति। उसके बाद है नरसिम्हा समिति, सामने लिखा हुआ है राजकोषीय नीति सुधार। नरसिम्हा समिति का जो संबंध है वो किससे है, वो है आपके बैंकिंग सुधार से, ना कि राजकोषीय सुधार से। ये है बैंकिंग सुधार से रिलेटेड। हमें पूछा है असंगत, थर्ड ही हो जाएगा असंगत। नरसिम्हा किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सुधार से, राजकोषीय नीति सुधार से नहीं है। एक है तेंदुलकर समिति, गरीबी का अध्ययन। तेंदुलकर समिति है वो गरीबी के अध्ययन के लिए लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, नरसिम्हा समिति। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वामित्व योजना से रिलेटेड इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का मानचित्रण करना, अपने अधिकारों के प्रति जन जागरूकता। देखिए स्वामित्व योजना है वो आई थी पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को आता है 2021 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि गांव में जो ड्रोन है उनके माध्यम से गांव का एक मानचित्रीकरण करना, गांव की जो संपत्तियां हैं, जो भूमि है, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये ड्रोन के माध्यम से गांव का मानचित्रण करते हैं स्वामित्व योजना के तहत, कि जो संपत्ति है, जो जो ग्रामीणों की जो जमीनें हैं, उनका मानचित्रीकरण इस योजना के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके थर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव का मानचित्रण करना। तो आज हम 15 सवाल ही देखेंगे, और आपको सवाल कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए और लाइक करिए। थैंक यू।